नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें लेकर आया हूं मैं आपके लिए। बने रहिए क्योंकि आज कुछ ऐसा है जो आप मिस नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बोले, बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिश हुई, मजहबी एजेंडा चलाया गया, घुसपैठियों से कब्जा करवाया गया, लेकिन अब कानून का राज वापस आया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस समारोह में हिस्सा लेते हुए कई बड़े बयान दिए और बंगाल के इतिहास से लेकर वर्तमान राजनीति पर खुलकर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही थी, तब कुछ ताकतें मजहबी एजेंडे को आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने कहा कि उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मजबूती से आवाज उठाई और यह सुनिश्चित किया कि पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा न बने। दोस्तों, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद किया और कहा कि बंगाल की पहचान और भारत की एकता को बचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की राजनीति पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल वह राज्य है जो भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, लेकिन वर्षों तक गलत नीतियों और राजनीतिक फैसलों के कारण पिछड़ता चला गया। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पहले कांग्रेस, फिर वामपंथी दलों और बाद में तृणमूल कांग्रेस की सरकारों ने राज्य को अवैध घुसपैठ की समस्या से जूझने दिया। प्रधानमंत्री का कहना था कि अब केंद्र सरकार कानून व्यवस्था मजबूत करने और विकास को गति देने के लिए लगातार काम कर रही है। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान निधि योजना की नई किस्त भी जारी की और राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत का भी जिक्र किया। दोस्तों, आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी का पहला बंगाल दौरा माना जा रहा है। ऐसे में उनके राजनीतिक और विकास संबंधी संदेशों को काफी अहम माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के इस बयान पर विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देगा। क्या बंगाल की राजनीति में एक बार फिर इतिहास और पहचान का मुद्दा गरमाएगा और आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक असर कितना बड़ा होगा? आप इस पूरे मामले पर क्या विचार रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। सरकार ने 16 दवा कॉम्बिनेशन पर रोक लगाई, स्किन और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी है शामिल। कहा, इनसे इलाज में फायदे से ज्यादा नुकसान है, जोखिम है। दरअसल दोस्तों, देश भर में दवाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी कि एफडीसी दवाओं के निर्माण, बिक्री, वितरण और सप्लाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन दवाओं से मरीजों को होने वाले फायदे की तुलना में जोखिम ज्यादा पाए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि कई दवा कॉम्बिनेशन इलाज के लिहाज से जरूरी नहीं थे और इनके इस्तेमाल से अनचाहे साइड इफेक्ट्स का खतरा भी बढ़ सकता था। सरकार ने साफ कहा है कि मरीजों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए केवल वही दवाएं बाजार में रहनी चाहिए जो वैज्ञानिक रूप से प्रभावी और सुरक्षित साबित हो। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि एफडीसी दवाएं क्या होती है। दरअसल दोस्तों, एफडीसी यानी कि फिक्स्ड डोज्ड कॉम्बिनेशन ऐसी दवाएं होती है जिनमें 2 या उससे ज्यादा सक्रिय दवा तत्व, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स तय अनुपात में मिलाए जाते हैं। कई बार यह मरीजों की सुविधा के लिए बनाई जाती है, लेकिन अगर इसका वैज्ञानिक आधार मजबूत न हो तो ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप सर्दी जुकाम की जब दवा लेके आते हैं तो उसमें 3-4 साल्ट अलग अलग होते हैं, जैसा कि उसमें पीसीएम, पैरासीटामोल हो सकती है, सिट्रीजिन हो सकती है। इसके अलावा 1-2 डोज और भी हो सकते हैं जो एलर्जी को दूर करते हैं। ऐसे इन दवाओं को एफडीसी यानी कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाएं कहते हैं। अब दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद लिया गया है। दोस्तों, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने एक विशेष समिति बनाई थी जिसने कई दवा कॉम्बिनेशंस की जांच की। समिति की रिपोर्ट में कुछ कॉम्बिनेशंस को अवैज्ञानिक, गैर जरूरी और मरीजों के लिए संभावित रूप से हानिकारक बताया गया। इसके बाद सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। अब दोस्तों, इस फैसले में कुछ स्किन और कॉस्मेटिक इस्तेमाल से जुड़े उत्पाद भी शामिल बताए जा रहे हैं। अब सबसे अहम बात, अगर आप कोई नियमित दवा लेते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी दवा के बारे में डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह जरूर लें। बिना विशेषज्ञ की सलाह के किसी भी दवा को अचानक बंद करना या शुरू करना सही नहीं माना जाता। अब दोस्तों, देखना होगा कि सरकार जल्द ही इन 16 प्रतिबंधित दवा कॉम्बिनेशंस की पूरी सूची सार्वजनिक करती है या नहीं और इसका दवा बाजार पर कितना असर पड़ता है। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या दवाओं की ऐसी सख्त जांच जरूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि सरकार ने अभी तक इन
दवाओं का नाम उजागर नहीं किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का प्रदर्शन, जय श्री राम के नारे लगे, भगवान राम की प्रतिमा का प्रोजेक्ट रोकने का विरोध, कट्टरपंथियों ने रुकवाया काम। दरअसल दोस्तों इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजारों हिंदुओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भगवान राम की प्रतिमा निर्माण का प्रोजेक्ट रोकने से गुस्साए हिंदू समाज के लोगों ने हाथ में मशाल लेकर मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उत्तरी बंगाल के गेबांदा जिले के पलाशबाड़ी इलाके में एक मंदिर परियोजना के दौरान भगवान राम की तस्वीर को कट्टरपंथियों ने अपवित्र किया और निर्माण कार्य को जबरन रुकवा दिया। दोस्तों यह मार्च शहबाग से शुरू होकर नेशनल प्रेस क्लब तक पहुंचा। पूरे रास्ते जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। इसमें अलग अलग हिंदू संगठनों के सदस्य और छात्र शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की गिरफ्तारी और तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि घटना को लेकर मामला दर्ज होने के बावजूद अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। रंगपुर में एक छोटे प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हल्की झड़प की भी जानकारी सामने आई है। वैसे दोस्तों इस विरोध प्रदर्शन के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि भारत के बाहर हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं कम ही सुनने को मिलती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी हुई गिरफ्तार, समर्थकों के साथ फालता थाने पर हमले का आरोप। पुलिस ने पति के कान पकड़कर परेड कराई थी। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान की पत्नी सरीना बीवी को शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। उन पर फालदा पुलिस स्टेशन पर भीड़ जुटाकर पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमले और जहांगीर खान को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की कोशिश का आरोप लगाए। अब दोस्तों पुलिस का कहना है कि 16 जून को सरीना बीवी ने समर्थकों को जुटाकर थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन कराया था। भीड़ ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की थी। मामले में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जहांगीर खान को पुलिस ने 8 जून को भारत से भागने के दौरान नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई बार फालदा में उसकी परेड कराई। इस दौरान जहांगीर कान पकड़कर और हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगता दिखा। जहांगीर बंगाल विधानसभा चुनाव में फालदा सीट से टीएमसी उम्मीदवार था। वोटिंग से ठीक पहले उसने चुनावी मैदान छोड़ दिया था। वैसे दोस्तों जहांगीर खान पर आरोप है कि वह कट मनी लेता था, यानी कि कोई भी काम कराने के लिए लोगों से पैसे वसूल करता था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत ने यूएन अफसर को फटकारा। यौन हिंसा से जुड़ी रिपोर्ट में इजराइल का नाम आने से हुए थे नाराज। दरअसल दोस्तों यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र में शुक्रवार को एक अहम बैठक के दौरान इजराइल के राजदूत डैनी डैनन को यूएन महासचिव की विशेष प्रतिनिधि परमिला पैटन ने बीच में ही सुना दिया। यह बैठक जंग के दौरान होने वाली यौन हिंसा को खत्म करने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। दोस्तों बैठक में इजराइल के राजदूत ने यूएन की अधिकारी पैटन के इस्तीफे की मांग कर दी। डैनन ने आरोप लगाया कि पैटन की रिपोर्ट की वजह से इजराइल का नाम पहली बार यौन हिंसा से जुड़े अपराधों के मामले में संयुक्त राष्ट्र की ब्लैकलिस्ट में आया है। उनका कहना था कि रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं थी और इसमें इजराइल के खिलाफ पक्षपात को दिखाया गया था। डैनन ने पैटन पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के इजराइल विरोधी रवैये के दबाव में आ गई है। उनका दावा था कि गुटेरेस लगातार इजराइल की आलोचना करते रहते हैं और पैटन की रिपोर्ट भी उसी सोच से प्रभावित थी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें यौन हिंसा से जुड़ी रिपोर्ट क्या होती है। दरअसल दोस्तों जब भी कहीं पर युद्ध होता है तो वहां पर सेना जाती है। अब सेना क्या करती है, वहां के जो आम नागरिक होते हैं खासकर महिलाएं और लड़कियां, उन पर गलत नजर रखती है, उनसे यौन हिंसाएं की जाती है। यह सारी रिपोर्ट उसी के ऊपर बेस्ड थी। इसमें पहली बार इजराइल का नाम आया है। इस वजह से इजरायली जो राजदूत हैं वह भड़क गए कि इजराइल का नाम कैसे आ गया है यौन हिंसा में, जबकि जहां भी युद्ध होते हैं इस तरह की घटनाएं होना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश युद्ध का उदाहरण तो आपने देखा ही होगा, जहां पर पाकिस्तानी सेना ने हजारों लाखों बांग्लादेशी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में 47,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। पहाड़पुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ससुराल गए। गांव को सोलर विलेज बनाने का ऐलान भी किया। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित विकास राधारा ओडिशा सारा कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्य के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में उन्होंने करीब 47,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। दोस्तों कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 68वां जन्मदिन भी है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ मयूरभंज ही नहीं बल्कि पूरे ओडिशा की पहचान को मजबूत किया है। दोस्तों प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ससुराल गांव पहाड़पुर को सोलर विलेज के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि गांव के हर घर तक सौर ऊर्जा पहुंचाई जाएगी और पहाड़पुर की पहचान कोणार्क सूर्य मंदिर की तरह एक नए मॉडल गांव के रूप में पहचान बनाई जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
ईरान ने होर्मुज स्ट्रीट फिर बंद किया। लेबनान पर इजरायली हमलों में 16 लोगों की मौत के बाद लिया गया फैसला। नेतन्याहू बोले अटैक जारी रहेंगे। दोस्तों, क्या दुनिया एक बार फिर बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है? ईरान ने दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग होर्मुज स्ट्रीट को फिर से बंद कर दिया है। वजह बताई जा रही है लेबनान में इजराइल के ताज़ा हमले। अब दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय पक्षों के बीच शांति समझौते की बात हुई थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हालात दोबारा बिगड़ गए और इसका असर तेल की कीमतों से लेकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ सकता है, जानते हैं। दरअसल दोस्तों, मध्य पूर्व से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। ईरान ने एक बार फिर से होर्मुज स्ट्रीट को बंद करने का ऐलान कर दिया। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस व्यापार गुजरता है। दोस्तों, ईरान की ज्वाइंट मिलिट्री कमांड ने सरकारी टीवी पर घोषणा करते हुए कहा कि यह फैसला लेबनान में जारी इजरायली हमलों के विरोध में किया गया है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौते की खबर सामने आई थी। बताया गया था कि समझौते में होर्मुज स्ट्रीट को खुला रखने और इस क्षेत्र में तनाव कम करने जैसी शर्तें शामिल थी। लेकिन हालात ज्यादा समय तक शांत नहीं रह सके। रिपोर्ट्स के अनुसार शांति समझौते के बाद भी इजराइल ने लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रखी। इसके बाद अमेरिका की पहल पर इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर की घोषणा भी हुई, लेकिन यह युद्ध विराम भी ज्यादा देर नहीं टिक पाया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि सीज फायर लागू होने के कुछ ही घंटों बाद फिर से संघर्ष शुरू हो गया। लेबनान के कई इलाकों में हमलों की खबर आई है, जिनमें कई लोगों की जान जाने की सूचना भी है। अब दोस्तों, इसी घटनाक्रम के बाद ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए होर्मुज स्ट्रीट को बंद करने का फैसला कर लिया है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि गाजा और लेबनान में सैन्य अभियान जारी रहेंगे। अब दोस्तों, होर्मुज स्ट्रीट सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यह दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा माना जाता है। अगर यहां लंबे समय तक रुकावट रहती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, जिसका असर भारत समेत दुनिया के कई देशों पर पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। आपको पता ही होगा, भारत में एलपीजी संकट, पेट्रोल डीजल का संकट गहराता जा रहा है, कीमतें बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह तनाव एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है? क्या अमेरिका फिर से सक्रिय भूमिका निभाएगा और क्या दुनिया को एक नए ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है? आपके क्या विचार हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन, शाम तक की मिली थी परमिशन, प्रदर्शनकारी अब भी हैं मौजूद। अभिजीत दीपके बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं हटेंगे। दरअसल दोस्तों, राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर कोकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का प्रदर्शन जारी है। हालांकि प्रदर्शन के लिए मिली अनुमति शाम 5 बजे तक की थी, लेकिन समय खत्म होने के बाद भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां डटे रहे। अब दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुआ प्रदर्शन टकराव की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। प्रदर्शन की अनुमति खत्म हो चुकी है, पुलिस लोगों को हटाने पहुंच गई, लेकिन कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने साफ कह दिया, चाहे गिरफ्तारी हो चाहे लाठीचार्ज, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक हम नहीं हटेंगे। आखिर दोस्तों, जंतर मंतर पर इस वक्त क्या हो रहा है, जानते हैं पूरी खबर। दोस्तों, प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने साफ कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, हम आंदोलन जारी रखेंगे। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने थाली बजाकर विरोध जताया और गो प्रधान गो के नारे लगाए। इसी बीच दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से कार्यक्रम समाप्त करने की अपील की। दोस्तों, ताजा सूचनाओं के अनुसार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि तय समय आपका पूरा हो चुका है और अतिरिक्त समय की अनुमति नहीं दी गई है। कुछ जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में बहस की स्थिति भी देखने को मिली। मंच पर नीट पेपर लीक मामले और कथित तौर पर जान गंवाने वाले छात्रों की तस्वीरें और पोस्टर भी लगाए गए। प्रदर्शनकारी इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से फिलहाल कोई जवाब सामने नहीं आया है। वहीं दोस्तों, अभिजीत दीपके ने मंच से कहा कि अगर देश में कोरोना काल के दौरान थाली बजाने का एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी थाली बजाई जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि गिरफ्तारी होती है या पुलिस कार्रवाई करती है, तब भी आंदोलन नहीं रुकेगा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से जेल भरो आंदोलन में शामिल होने की भी अपील की। दोस्तों, आपको बता दें, जंतर मंतर पर यह बीजेपी का दूसरा बड़ा प्रदर्शन है। हमने आपको पहले भी इस प्रदर्शन से जुड़ी खबरें दिखाई है। पिछले कुछ हफ्तों से पार्टी नीट परीक्षा, छात्रों के मानसिक दबाव और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में अभियान चला रही है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यह है, क्या पुलिस प्रदर्शन खत्म करवा पाएगी? क्या सरकार इस आंदोलन पर कोई प्रतिक्रिया देगी? और क्या नीट का मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक विषय बनने जा रहा है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। समाचार लिखे जाने तक आंदोलन चल रहा था।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ें, उससे पहले मेरी आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों हमारे वीडियो पर व्यूज़ तो आते हैं लेकिन लाइक्स बहुत कम आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 दिन से अटका मानसून 23 जून से आगे बढ़ेगा। एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा के ऊपर चक्रवाती सिस्टम एक्टिव। बिहार, झारखंड में बिजली गिरने से 14 लोगों की हो गई मौत। दरअसल दोस्तों 12 दिनों से तेलंगाना में जो मानसून अटका हुआ था वह अब आगे बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 23 जून तक इसके छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है, यानी कि उम्मीद की किरण है और एक अच्छी खबर है जो कि बारिश का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए। आईएमडी का कहना है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून के लिए जरूरी सिस्टम सक्रिय हो गया है, जो कि पिछले 5-7 दिन से रुका हुआ था। इससे मध्य भारत में चक्रवातीय घेरा बना हुआ है, जिससे मानसून के बादल उत्तर भारत की तरफ आ सकते हैं। मानसून 15 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन 8 जून से तेलंगाना में ही अटका हुआ था। वहीं दोस्तों दूसरी ओर मौसमी घटनाओं में बिहार में बिजली गिरने से 6 लोगों की और झारखंड में 8 लोगों की जान चली गई। राजस्थान के 12 जिलों में आंधी बारिश का फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश में 21 से लेकर 23 जून के बीच में आंधी तूफान और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। वहीं महाराष्ट्र के विदर्भ में 19 से 23 जून तक ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद जताई गई है। उधर छत्तीसगढ़ में भी 19 से 23 जून के बीच में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंकाएं जताई थी। मौसम का बदलाव सिर्फ मध्य भारत तक सीमित नहीं है दोस्तों, यह तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर भारी बारिश हो सकती है। जबकि केरल में 19 से 23 जून के बीच में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा दोस्तों बंगाल के कोलकाता, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों में आज भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। दार्जिलिंग में बालासन नदी उफान पर आ गई, इससे नदी पर ह्यूप पाइप से बना पुल भी टूट गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में दिलजीत दोसांझ का जलवा, सिंगर के नाम पर रखा जाएगा पब्लिक हॉलिडे, हो गए इमोशनल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत के एक नौजवान सिंगर ने विश्व में अपनी छाप छोड़ दी है। उसने अमेरिका जैसे बड़े देश में ऐसी छाप छोड़ी कि अमेरिका उनके नाम का हॉलिडे अनाउंस करने, यानी कि पब्लिक छुट्टी, एक दिन का नेशनल हॉलिडे घोषित करने पर मजबूर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पंजाबी सिनेमा के सूरमा दिलजीत दोसांझ ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपना डंका बजाते रहते हैं। देश विदेश में उनके टैलेंट को सहारा जाता रहा है, लेकिन दोस्तों सिंगर की पॉपुलैरिटी अब सीमाएं लांघ चुकी है। कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में उनके गाने इतने सुने जाते हैं कि अब हर कोई उनका फैन नजर आ रहा है। दोस्तों दिलजीत ने अपनी आर्ट से पंजाबी कल्चर को दुनिया भर में पहचान दिला दी। उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस, जो हॉलीवुड का गढ़ माना जाता है, वहां उनके सम्मान में पब्लिक हॉलिडे की घोषणा हुई है। दोस्तों लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी 2027 का दिन दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट करने का ऐलान कर दिया। दोस्तों इस सम्मान का वीडियो दिलजीत ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें वो इमोशनल नजर आए। उनके पास इस सम्मान को लेकर कोई शब्द नहीं थे, वो बेहद खुश दिखे। फैंस को भी उनकी तरक्की पर गर्व हुआ। सिंगर को उनके दोस्तों और को स्टार से ढेर सारी शुभकामनाएं भी मिल रही है। वैसे दोस्तों भारत की इस उपलब्धि के लिए आप भी कमेंट बॉक्स में जय हिंद और दिलजीत दोसांझ का नाम जरूर लिखें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 12,000 रुपए करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा मिलने वाली किसानों को सहायता राशि के रूप में दी जाती है, उसे अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बढ़ाने का फैसला किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पाली जिले से सुमेरपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री किसान उत्सव कार्यक्रम में किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों के सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर सालाना 12,000 रुपए कर देगी। केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले 6,000 रुपए के अलावा राज्य सरकार भी अब 6,000 रुपए का योगदान देगी, जिससे किसानों को सालाना 12,000 रुपए की सहायता मिल सकेगी। उधर दोस्तों नगर पालिका टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में लगातार ऐतिहासिक फैसले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में देश का कृषि बजट 21,933 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर अब करीब 1.30 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के परभणी में हनुमान मंदिर की छत गिरी, 7 की मौत, 25 घायल। शनिवार को प्रसाद लेने के लिए भीड़ जुटी थी। दरअसल दोस्तों एक बड़ी दुखद खबर सामने आई है महाराष्ट्र से, जहां पर एक धार्मिक स्थल की छत गिरने से कई सारे श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। दोस्तों महाराष्ट्र के परभणी जिले में यशवाड़ी देव स्थानम में हनुमान मंदिर के हॉल की निर्माणाधीन छत शनिवार दोपहर ढह गई। मलबे में दबने से 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यहां मंदिर के ठीक सामने सभा मंडपम बनाने का काम चल रहा था।
दोपहर के समय लोग प्रसाद ले रहे थे, अचानक तभी मंदिर का स्ट्रक्चर और पत्थर भरभराकर गिर पड़े। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो के अनुसार दोपहर 3 बजे कई लोग लाइन में खड़े होकर प्रसाद दर्शन पूजा कर रहे थे, तभी बांस और लोहे की रोड से बना सेंटरिंग स्ट्रक्चर टूट गया। शनिवार होने के कारण मंदिर में भीड़ भी ज्यादा थी। हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। दोस्तों, यहाँ पर कई सारी तस्वीरें हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर निर्माणाधीन मंदिर की छत श्रद्धालुओं के ऊपर गिर पड़ी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस सप्ताह सोने चांदी की कीमतों में रही गिरावट। चांदी की कीमत 10,609 रुपए कम होकर 2.32 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर आई। सोना 2,830 रुपए सस्ता हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सोने और चांदी के दाम में इस सप्ताह गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 2,830 रुपए गिरकर 1.45 लाख रुपए हो गए हैं। इससे पहले बीते सप्ताह 13 जून को 1.48 लाख रुपए पर थे। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी भी 2,43,000 रुपए प्रति किलोग्राम से गिरकर 2,32,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर 10,500 रुपए की गिरावट देखी गई है। वैसे दोस्तों, अगर आप सोना और चांदी में निवेश करते हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे YouTube चैनल पर हम हर रोज की वीडियो में सोने और चांदी की जानकारियां जरूर बताते हैं, कीमतें जरूर बताते हैं। ऐसे में अगर आप हर रोज हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको सोने और चांदी की सटीक जानकारियां मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कैरेट के हिसाब से क्या चल रही है सोने की कीमतें। तो दोस्तों, 24 कैरेट सोना इस वक्त 1,44,970 रुपए प्रति 10 ग्राम का है। 22 कैरेट सोना 1,32,793 रुपए प्रति 10 ग्राम का है। 18 कैरेट की कीमत 1,08,728 रुपए प्रति 10 ग्राम है। दोस्तों, ये सारी कीमतें इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार है, जो कि आपके शहरों में जीएसटी और मेकिंग चार्जेस अलग अलग होने की वजह से थोड़ी इनमें फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 15,000 करोड़ की लागत से बनेगा नया इमरजेंसी ऑयल रिजर्व। ईरान जंग के बाद बड़ा फैसला। युद्ध या तेल संकट के वक्त करीब 11 दिन का तेल स्टोर रहेगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत ने इस युद्ध से सबक लेते हुए एक नया ऐलान कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान हुए तेल संकट के बाद केंद्र सरकार ने नया इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने का फैसला कर लिया। वैसे दोस्तों, यह काम भारत को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि जब भारत को पता है कि भारत बहुत ज्यादा ऑयल पर निर्भरता भारत की विदेशों से ही है, तो ऐसे में कभी ना कभी तो ऐसी स्थिति आएगी जब भारत को इस संकट से जूझना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। वैसा ही हुआ है। आपने देर से सोचा लेकिन अच्छा सोचा। वैसे दोस्तों, यह रिजर्व ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC बना रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। यह अंडरग्राउंड इमरजेंसी तेल भंडार कर्नाटक के मंगलुरु में बनाया जाएगा। इसमें 1.28 लाख बैरल तेल रखा जा सकेगा। अभी दोस्तों, भारत की कुल स्ट्रेटेजिक क्रूड स्टोरेज क्षमता करीब 3.9 करोड़ बैरल है, जिसे आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। भारत रोजाना करीब 50 लाख बैरल तेल खपत करता है, इसलिए यह ऑयल रिजर्व देश की जरूरतें लगभग 8-9 दिन तक पूरी कर सकता है। 1.28 लाख बैरल का नया रणनीतिक तेल भंडार का प्रोजेक्ट पूरा होने पर यह क्षमता करीब 33% यानी करीब 3 दिन बढ़ जाएगी। फिर देश में युद्ध या तेल संकट में करीब 11 दिन का तेल व रिजर्व रहेगा। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि भारत को कितने दिन का तेल रिजर्व रखना चाहिए ताकि भारत के ऊपर इस तरह के संकट ना मंडराए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रिकेट के महान खिलाड़ी ब्रायन लारा कौन से देश से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि महान क्रिकेटर ब्रायन लारा कौन से देश के खिलाड़ी हैं तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम हर रोज आपके लिए मुख्य समाचारों का यह वीडियो लेकर आते हैं, जिससे आपको सारी खबरें एक जगह पर मिल जाती है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।